जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईसीएचएस की बड़ी बड़ी समस्याओं के बारे में। देखिए, ईसीएचएस की पॉलिसी से आगे जाकर भी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स और उनके स्टाफ भूतपूर्व सैनिकों यानी ईसीएचएस लाभार्थियों से डिमांड करते हैं। ये डिमांड अलग अलग तरीके की हो सकती है। अब इसके साथ ही जो ईसीएचएस की सर्विसेज है, वो सर्विसेज पॉलिसी के अनुसार नहीं मिलती है और मनमाने नियम और रूल भूतपूर्व सैनिकों के ऊपर मढ़ दिए जाते हैं। एक एक करके हम लगभग 19 ऐसी समस्याओं के ऊपर इस वीडियो में जिक्र करेंगे। इन समस्याओं का समाधान जरूरी है ताकि आपको और हमें ईसीएचएस की सेवाएं लेने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और उसके बाद इसको शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, ईसीएचएस में एक समस्या आती है, रिपीटेड डिमांड फॉर कैंसिल्ड चेक, डायरेक्ट वायलेशन ऑफ पॉलिसी। 8 नवंबर 2019 की एक पॉलिसी है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई एक्स सर्विसमैन पहली बार ईसीएचएस से कोई बिल क्लेम कर रहा हो तो उससे कैंसिल चेक या उसकी फ़ोटोकॉपी ली जा सकती है। द सेम इज नॉट रिक्वायर्ड सब्सिक्वेंटली। और एक बार जब उसका बिल पास हो जाता है, बीपीए में ये एंट्री हो जाती है, तो इसके बाद उस भूतपूर्व सैनिक से दोबारा कैंसिल चेक या कैंसिल चेक की फ़ोटोकॉपी नहीं मांगी जानी चाहिए। The onus of ensuring correct bank details will rest with the ex serviceman। और ये जिम्मेदारी एक्स सर्विसमैन के ऊपर रह जाती है कि वो अपनी बैंक डिटेल को चेक करते रहें। लेकिन जो ईसीएचएस की पॉलीक्लिनिक्स है, जो बीपीए है और रीजनल सेंटर है, कंटिन्यू टू डिमांड कैंसिल चेक्स विथ एवरी न्यू क्लेम। दिस इज इन क्लियर वायलेशन ऑफ पॉलिसी। Instructions must be strictly enforced and erring centers held accountable। यानी इस पॉलिसी के होने के बावजूद जो पॉलीक्लिनिक है, बीपीए है, रीजनल सेंटर है, हर बार भूतपूर्व सैनिकों से कैंसिल चेक या फोटोकॉपी की डिमांड करते हैं, जो कि पॉलिसी का वायलेशन है। क्लियर इंस्ट्रक्शन सभी पॉलीक्लिनिक, बीपीए और रीजनल सेंटर्स को जारी की जानी चाहिए कि फर्स्ट टाइम ही आप कैंसिल चेक या उसकी फ़ोटोकॉपी मांग सकते हो। उसके बाद दोबारा यदि उसी पर्टिकुलर सेम एक्स सर्विसमैन का या ईसीएचएस लाभार्थी का क्लेम आता है तो आपको फ़ोटोकॉपी नहीं मांगनी है। इसकी जिम्मेदारी यानी बैंक डिटेल चेक करने की, अपडेट करवाने की जिम्मेदारी को एक्स सर्विसमैन के ऊपर छोड़ दिया जाए। देखिए, पहली वैलिड समस्या है और इसका वैलिड समाधान भी ज़रूरी है। अब देखिए, दूसरी जो समस्या आती है वो है अनजस्टिफाइड डिमांड फॉर हैंड रिटन नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट्स। देखिए, एक पॉलिसी है 7 सितंबर 2022 की। इसके अनुसार कहा गया है कि देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेपरेट नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट सिंस द प्रिस्क्रिप्शन होल्ड्स ऑल द डिटेल्स। The same will be treated as NA certificate. The prescription will be signed by the pharmacist and countersigned by OIC Polyclinic after issuing the available medicines, and NA medicines will be indicated on the prescription only। देखिए, आप भी जब ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी दवाएं वहाँ पे मिल जाए। जो दवाई मिलती है वो ईसीएचएस द्वारा जारी कर दी जाती है और जो दवाई नहीं मिलती है उसको राउंड करके एनए लिख दिया जाता है। और यही आपका जो प्रेस्क्रिप्शन है, जो कंप्यूटर से स्लिप निकलती है, यही आपका प्रेस्क्रिप्शन है, यही आपका नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट है। इसके ऊपर जो फार्मासिस्ट होगा यानी दवाई देने वाला साइन कर देगा और उसी के ऊपर जो ओआईसी पॉलीक्लिनिक है वो काउंटर साइन कर देंगे, तो ये आपका नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया। लेकिन ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स अक्सर क्लेम करते समय, यानी जब दवाई एक्स सर्विसमैन खुद खरीद लेते हैं मार्केट से, तो वापस क्लेम करते समय
दूसरा नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहते हैं जो कि पॉलिसी का उल्लंघन है, और जो हैंड रिटन एन ए सर्टिफिकेट आर स्टिल बीइंग इंसिस्टेड अपॉन, सच प्रैक्टिसेस आर रिग्रेसिव एंड मस्ट बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। यानी जो दूसरा नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट अभी भी मांगा जा रहा है, ये जो प्रैक्टिस सही नहीं है और इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए। तीसरी जो समस्या है वो है रिडंडेंट रिपीटेशन ऑफ आधार, ECHS कार्ड एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। देखिए, डेस्पाइट डिजिटल अवेलेबिलिटी वाया द BPA पोर्टल एंड ECHS डेटाबेस, veterans are being asked to repeatedly furnish Aadhaar, ECHS cards and other identity document for each claim. This practice is inefficient and burdensome, particularly for elderly veterans. जो BPA है, जहाँ बिल प्रोसेस होता है, जो सॉफ्टवेयर है, उसमें ECHS कार्ड, आधार नंबर और दूसरे जो आइडेंटिटी प्रूव करने वाले डॉक्यूमेंट ऑलरेडी उसमें फीड रहते हैं, जानकारी अवेलेबल रहती है। लेकिन इसके बावजूद जो ECHS के लाभार्थी है उनसे ये जानकारियाँ बार बार मांगी जाती है। पैरा 5 ऑफ अबोव मेंशन्ड लेटर, यानी लेटर जो अभी आपने यहाँ पे 7 सितंबर 2022 का जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट टू बी रिपीटेडली डिमांडेड, इम्प्लीमेंटेशन इज ओवर ड्यू। यानी ये क्लियर कहा गया है कि इस प्रकार के डॉक्यूमेंट बार बार नहीं मांगे जाने चाहिए, लेकिन अभी तक ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। बैलेंस डॉक्यूमेंट सच एज कॉपी ऑफ ECHS कार्ड, NA सर्टिफिकेट विद सिग्नेचर ऑफ 3 ऑफिसर्स, इंडिविजुअल कंटीजेंट बिल, रेवेन्यू स्टाम्प एंड फाइल कवर ETC विल बी डन अवे विथ। यानी ये जो डॉक्यूमेंट है जो मांगे जाते थे कि 3 अधिकारियों के साइन होने चाहिए, यानी डॉक्टर्स के साइन होने चाहिए, इंडिविजुअल का कंटीजेंट बिल होना चाहिए, उस पर रेवेन्यू स्टाम्प लगी हुई होनी चाहिए और एक फ़ाइल कवर एक्स सर्विसमैन साथ में ला के देगा, ये इन सब को हटा दिया। फिर भी ECHS द्वारा ECHS लाभार्थियों से ये डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं जो कि नियमों का उल्लंघन है और इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए। चलिए, 3 समस्याएं जो अभी तक हमने बताई है, यदि उनमें से किसी भी समस्या का सामना आपने किया है या कर रहे हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली समस्या की बात करते हैं, वो है आउटडेटेड डिमांड फॉर फिजिकल प्रेस्क्रिप्शन कॉपीज़। देखिए, ऑल्दो प्रेस्क्रिप्शंस आर डिजिटली अवेलेबल विद इन द ECHS सिस्टम, हार्ड कॉपीज आर स्टिल बीइंग डिमांडेड। In many cases, beneficiaries are not even provided with a duplicate for personal records, creating avoidable confusion during follow-up. देखिए, प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है कि डॉक्टर है जो अपने सिस्टम में फीड कर देते हैं, उसके बाद में आप दवाई लिख देते हैं और एक पर्ची पे लिखते हैं कि आप इतने काउंटर पर जाकर आप दवाई ले लो। वहाँ से आपको जो मेडिसिन्स मिलती है उसकी डुप्लीकेट कॉपी दे दी जाती है। अब आपको बीमारी क्या थी, क्या आपका इलाज चल रहा है, ये आपको नहीं दिया जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो आपसे वो फिजिकल प्रेस्क्रिप्शन मांगा जाता है। अब फिजिकल प्रेस्क्रिप्शन ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, ECHS लाभार्थियों को दिया नहीं जाता है, तो ECHS लाभार्थी ये फिजिकल प्रेस्क्रिप्शन कहाँ से लाएंगे? तो जो डिजिटल प्रेस्क्रिप्शंस must be accepted if hard copies are absolutely necessary. 2 copies should be issued, one for official use and one for the beneficiary. तो कहा जा रहा है कि जो डिमांड की जा रही है वो है कि जो डिजिटल प्रेस्क्रिप्शन है जो कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। यदि एक्सेप्ट नहीं होता है तो उस प्रेस्क्रिप्शन की 2 कॉपी निकाली जाए, एक ऑफिस में रखी जाए और दूसरी ECHS लाभार्थी को दी जाए, ताकि फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो वो उस फिजिकल प्रेस्क्रिप्शन को काम ले सकें। 5वीं जो समस्या है वो है अनड्यू रिजेक्शन ऑफ ECHS मेडिकल ऑफिसर प्रेस्क्रिप्शंस। देखिए, ECHS का मेडिकल ऑफिसर प्रेस्क्रिप्शन जारी करता है। प्रेस्क्रिप्शन बाय ECHS मेडिकल ऑफिसर्स आर ऑफन रिजेक्टेड अनलेस एंडोर्स्ड बाय ए स्पेशलिस्ट, और इस प्रेस्क्रिप्शन को ज़रूरत पड़ने पर रिजेक्ट कर दिया जाता है
यदि उसके ऊपर स्पेशलिस्ट का साइन नहीं है तो दिस undermines the role of the MO and creates unnecessary delays. If MOs are acting with prescription protocols and based on previous specialist inputs, their authority should be respected. यानी जो ECHS के मेडिकल ऑफिसर वो भी डॉक्टर हैं, वो भी MBBS MD सब किए हुए होते हैं, और जब वो प्रेस्क्रिप्शन जारी करते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे बड़ी मांग की जा रही है कि ECHS का मेडिकल ऑफिसर भी यदि प्रेस्क्रिप्शन जारी कर देता है तो वो हर जगह एक्सेप्ट होना चाहिए, और इसके ऊपर क्लियर गाइडलाइंस मस्ट बी इश्यूड अफर्मिंग द वैलिडिटी ऑफ मेडिकल ऑफिसर प्रेस्क्रिप्शंस वेयर एप्लीकेबल। कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो ECHS के मेडिकल ऑफिसर द्वारा जारी किया गया जो प्रेस्क्रिप्शन है वो वैलिड माना जाए, ऐसी यहाँ पे मांग की जा रही है। चलिए अगली जो समस्या आती है वो है एम्बिग्युइटी एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन NMI रिप्लाइज, यानी नीड मोर इन्फॉर्मेशन रिप्लाई जो होती है। द करंट फॉर्मेट ऑफ नीड मोर इन्फॉर्मेशन रिप्लाइज इज वैग एंड लैक्स ओनरशिप। रिप्लाइज ऑफन फेल टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट डेफिशिएंसीज एंड ओमिट द नेम डेजिग्नेशन ऑफ द इश्यूइंग ऑफिशियल्स। Going forward, every NMI must clearly list deficiencies, include the name, rank and designation of the NMI issuing officer to ensure traceability and accountability। देखिए जो नीड मोर इन्फॉर्मेशन रिप्लाई जो पूछी जाती है उसमें जो डेफिशिएंसी है उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए, और नाम, रैंक और डेजिग्नेशन जो NMI इशू करता है उसका होना चाहिए ताकि वो ट्रेस हो सके और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी रह सके। सातवीं जो समस्या है वो है अनएक्सेप्टेबल डिलेज इन नॉन अवेलेबल मेडिसिन्स क्लेम सेटलमेंट्स, यानी देर आर परसिस्टेंट अनजस्टिफाइड डिलेज इन क्लेम सेटलमेंट्स एट मल्टीपल लेवल्स, जैसे कि पॉलीक्लिनिक, BPA एंड रीजनल सेंटर्स। दिस डिले इन रीइंबर्समेंट स्पेशली फॉर इसेंशियल मेडिसिन्स अंडरमाइंस द एंटायर पर्पस ऑफ द ECHS, यानी जो मेडिकल क्लेम होते हैं उसको सेटल करने में अनड्यू डिले किया जाता है, यानी गैर ज़रूरी डिले उसमें किया जाता है। यदि इस प्रकार का डिले होता है, खासकर जो इसेंशियल मेडिसिन्स होती है जिसमें पॉलीक्लिनिक, BPA और रीजनल सेंटर डिले करते हैं, तो ये ECHS के जो मकसद को यानी हेल्थ सर्विसेज के मकसद को भी लगभग ख़त्म कर देता है। तो इस पर क्या किया जाना चाहिए? ए स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, मॉनिटर्ड एंड एनफोर्स्ड विथ अकाउंटेबिलिटी मेजर्स एंड करेक्टिव एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर्स, यानी एक टाइमलाइन दे दी जानी चाहिए कि बिल क्लेम जैसे ही ECHS लाभार्थी द्वारा सबमिट किया जाता है तो उसके बाद जितने भी स्टेजेज है उन स्टेजेज के लिए या अथॉरिटीज़ के लिए एक समय सीमा तय कर दी जानी चाहिए। यदि इसके बियॉन्ड भी कोई डिले करता है तो ऐसे डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ ज़रूरी एक्शन होना चाहिए। दोस्तों यदि आप इन बातों से सहमत हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। चलिए आठवीं जो समस्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये समस्या है मैंडेटरी सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी मेडिसिन रिइंबर्समेंट रिक्वायरमेंट्स, यानी रिइंबर्समेंट ऑफ NA medicines must be streamlined immediately. Only the contingent bill and pharmacy bill should be mandatory. All other documents once submitted and stored digitally must not be demanded again. जो मेडिकल रीइंबर्समेंट क्लेम होता है उसमें जो रिक्वायरमेंट बार बार पूछी जाती है तो उसके साथ में केवल कंटीजेंट बिल और फार्मेसी का बिल, यही दोनों डॉक्यूमेंट सफिशिएंट होने चाहिए। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट एक बार ECHS को सबमिट कर दिया गया और ECHS के सॉफ्टवेयर में वो डिजिटली सेव हो चुका है तो वो डॉक्यूमेंट बार बार ECHS लाभार्थियों से नहीं मांगा जाना चाहिए। नौवीं जो समस्या है वो है मैंडेटरी करेक्शन इन द BPA पोर्टल। द BPA portal must be immediately updated to align with the ECHS digitization mandate and reflect the minimal documentation policy. All outdated and manual practices that contradict this mandate are to be permanently eliminated without exception. जो BPA पोर्टल है जिससे बिल प्रोसेस होता है उसमें कुछ ऐसे फॉर्मेलिटीज़ है जो कि बार बार पूछी जाती है
तो बीपीए पोर्टल में इसको जब पूरी तरीके से डिजिटल मोड में डिजिटल मैंडेट जारी कर दिया है, तो इसमें जो फालतू कागज़ कार्रवाई पूछी जाती है, जो मैनुअल कागज़ कार्रवाई पूछी जाती है, उसको बंद कर देना चाहिए। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड प्रैक्टिसेस आर नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल एंड मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट लिस्ट विथ इमीडिएट इफेक्ट। देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो बीपीए में हर बार मांगे जाते हैं। आधार कार्ड की कॉपी, जब आधार कार्ड एक बार फीड हो गया तो बार बार कॉपी मांगने की आवश्यकता क्या है। ईसीएचएस कार्ड की कॉपी, जब ईसीएचएस कार्ड के जरिए ही बिल क्लेम किया जा रहा है तो उसकी कॉपी मांगने की ज़रूरत क्या है। कैंसिल चेक्स, एक बार जब बैंक डिटेल फीड हो गई तो बार बार कैंसिल चेक मांगने की आवश्यकता क्या है। यदि बैंक डिटेल चेंज होती है तो एक्स सर्विसमैन अपने आप ला के देगा कि मुझे इस खाते में मेरा रीइंबर्समेंट चाहिए। सेपरेट एनए सर्टिफिकेट, जैसे हमने पहले बात की, जो प्रेस्क्रिप्शन होता है जिस पे दवाई जारी होती है उस पे ही एनए लिख के फार्मासिस्ट साइन करे ईसीएचएस का, और डॉक्टर जो ईसीएचएस ओआईसी है वो काउंटर साइन करें, वही एनए सर्टिफिकेट सफिशिएंट होना चाहिए। फिजिकल प्रेस्क्रिप्शंस, डिजिटल प्रेस्क्रिप्शंस ईसीएचएस में अवेलेबल होती है, उसकी कॉपी ईसीएचएस लाभार्थियों को नहीं दी जाती है। यदि फिजिकल प्रेस्क्रिप्शन चाहिए तो ईसीएचएस लाभार्थियों को उपलब्ध कराएं, नहीं तो इसको साइड में कर दें। स्पेशलिस्ट प्रेस्क्रिप्शन, जो मेडिकल अफसर साइन कर देता है प्रेस्क्रिप्शन वही फाइनल होना चाहिए, उसके ऊपर स्पेशलिस्ट की राय लेने की आवश्यकता क्या है, इसको भी हटाना चाहिए। अब देखिए फाइल कवर भी मांगते हैं, रेवेन्यू स्टैम्प भी मांगते हैं, और एनी अदर नॉन इसेंशियल और रिडंडेंट डॉक्यूमेंटेशन, यानी फालतू के जो कागज कार्रवाई कराई जाती है इनको बीपीए सॉफ्टवेयर से हटा देना चाहिए। दोस्तों वीडियो लंबा बन रहा है लेकिन हर एक समस्या का सामना कहीं ना कहीं आपको करना पड़ता है, इसलिए जागरूकता के लिए, आपकी जानकारी के लिए और ईसीएचएस की जो अथॉरिटीज़ है उन तक समस्या को पहुंचाने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें और साथ में शेयर भी ज़रूर करें। देखिए इनएक्यूरेट टाइम स्टैम्प्स ऑन पेशेंट रिकॉर्ड। ECHS software currently generates identical time stamps for both registration and prescription slips, compromising the accuracy of medical visit records. This issue requires immediate correction by the software vendor to maintain record integrity. इस सॉफ्टवेयर में अभी जनरली क्या है कि आइडेंटिकल टाइम स्टाम्प लगती है कि आपने रजिस्ट्रेशन कितने बजे करवाया, एक्चुअल जो आपका टाइम है उसके अनुसार नहीं होता है। ECHS सॉफ्टवेयर अपनी मर्ज़ी से कोई भी टाइम उसके ऊपर दे देता है। प्रेस्क्रिप्शन जो स्लिप होती है, डॉक्टर ने कब देखा कब जनरेट हुई, उस पर भी गलत टाइम आता है। और जो मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं, आप ECHS में एप्लीकेशन में या ECHS में लॉगिन करके देखते हो हिस्ट्री में, तो उसमें ये टाइम स्टाम्प गलत होने की वजह से आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं तो उतने तारीख को उतने बजे गया नहीं, फिर भी इसमें टाइम क्यों आ रहा है। तो इस इश्यू को तुरंत ही सॉफ्टवेयर में सही करने की आवश्यकता है। जो भी सॉफ्टवेयर के जरिए एक्टिविटी होती है उसमें सही से टाइम अपडेट होना चाहिए या प्रिंट होना चाहिए। अगली जो समस्या है वो है नॉन कंप्लायंस विथ OPD टाइमिंग्स। इस समस्या का सामना अक्सर कई ECHS लाभार्थियों को करना पड़ता है। ECHS की जो OPD टाइमिंग्स है उस OPD टाइमिंग के अनुसार ECHS लाभार्थियों को देखा नहीं जा रहा है। एज पर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS डायरेक्टिव्स, ऑल पॉलीक्लिनिक्स मस्ट कमेंस OPD सर्विसेज बाई 0800 AM, यानी सुबह 8 बजे OPD शुरू हो जानी चाहिए, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अपॉइंटमेंट। यूनिफॉर्म इन्फोर्समेंट इज एसेंशियल टू मेंटेन सर्विस एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन, यानी चाहे ऑफलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो चाहे ऑनलाइन कर रहे हो। अभी देखिए आपको यदि कल जाना है तो ऑनलाइन आप कर सकते हो आज। यदि आपको आज ही कहीं दिखाने जाना था या जाना है तो आप आज ऑनलाइन जो OPD का रजिस्ट्रेशन है वो नहीं कर सकते एप्लीकेशन के ज़रिए। तो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सभी ECHS लाभार्थियों को दोनों ऑप्शन एक साथ मिलने चाहिए और जिस दिन वो जाए उस दिन भी वो ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए। देखिए अगली समस्या है वो है नॉन कंडक्ट ऑफ मंथली वेटरन्स मीटिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट एजेंडा होता है ECHS पॉलीक्लिनिक का कि हर महीने ECHS पॉलीक्लिनिक वेटरन्स के साथ में मीटिंग करे, ताकि वेटरन्स है जो इस समस्या के बारे में, जो भी उनको समस्याएं आ रही है उनके बारे में OIC पॉलीक्लिनिक को अवगत कराएं और इन समस्याओं का समाधान हो सके। मैंडेटरी वेटरन्स मीटिंग एट ECHS पॉलीक्लिनिक्स आर नॉट बीइंग कंडक्टेड कंसिस्टेंटली।
despite explicit directives issued on 15 नवंबर 2019, यानी 2019 में इसके ऊपर लेटर जारी हो रखा है। और दिस वाज रीअफर्म्ड, यानी इसके ऊपर दोबारा से याद दिलाया गया 4 जुलाई 2023 को। दीज मंथली मीटिंग्स सर्व एज ए वाइटल प्लेटफॉर्म फॉर वेटरन्स टू वॉइस दियर कंसर्न, यानी अपनी समस्याओं को बताने के लिए, फीडबैक देने के लिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, जो ECHS के इम्प्रूवमेंट के लिए और हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। रेगुलर कंडक्ट ऑफ दीज फॉर्म्स इज इसेंशियल टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, फोस्टर ट्रस्ट एंड फैसिलिटेट टाइमली रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस विद इन द वेटरन्स कम्युनिटी। तो ये जो मंथली वेटरन्स मीटिंग है ECHS पॉलीक्लिनिक्स द्वारा करनी चाहिए, जो कि इसकी फॉर्मेलिटी के तौर पे कर दी जाती है। वेटरन्स को मीटिंग में बुलाया नहीं जाता है। और जब भी मीटिंग होती है ECHS के बाहर डिस्प्ले बोर्ड पर उसका टाइमिंग और डेट लगनी चाहिए, ताकि उस दिन जो ECHS के लाभार्थी आए, जो इलाज करवाना आए, एटलीस्ट वो रुक कर मीटिंग अटेंड कर सके और अपनी समस्याओं को बता सके। नेक्स्ट है इनऑर्डिनेट डिलेज इन कार्ड इश्यूएंस पोस्ट वेरिफिकेशन। आपने देखा होगा, यदि आपको भी ऐसा अनुभव रहा होगा कि आपने ECHS कार्ड अप्लाई किया या करेक्शन किया, रिकॉर्ड ऑफिस उसको वेरीफाई कर देता है, उसके बाद आपका ECHS कार्ड प्रिंट होने के लिए साल भर लग जाता है। प्रिंट होके रीजनल सेंटर के जरिए आपकी पॉली क्लिनिक में पहुंचने के लिए 4-5 महीने लग जाते हैं। इतना भारी लोड तो है नहीं कि वो ECHS कार्ड 1.5 साल में पहुंचे ECHS लाभार्थी को। तो द कार्ड इश्यूएंस प्रोसेस लैक्स डिफाइंड टाइमलाइंस आफ्टर रिकॉर्ड ऑफिस वेरिफिकेशन। ए क्लियर SLA एंड SOP मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड टू एंश्योर टाइमली डिलीवरी। तो जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली, कार्ड बनाने वाली एजेंसी है, उनको टाइमलाइन के साथ काम करवाया जाना चाहिए। किसी ECHS लाभार्थी ने कार्ड नया अप्लाई किया या फिर पहले वाला कार्ड में करेक्शन के लिए अप्लाई किया है, जिस दिन रिकॉर्ड ऑफिस वेरीफाई कर देता है, उसके बाद टाइमलाइन के ऊपर, जैसे 1 महीने में कार्ड प्रिंट हो जाए, 2 महीने में उस ECHS लाभार्थी को डिलीवर हो जाए, इस प्रकार जो टाइमलाइन सेट की जानी चाहिए। और इसके बावजूद भी ये जो ECHS कार्ड डिलीवर होते हैं, तो जो संबंधित एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे समस्या नहीं सुझाव कह सकते हैं, नीड फॉर ए 24/7 इमरजेंसी हेल्प डेस्क। मौजूदा समय में ECHS लाभार्थी के साथ में कभी इमरजेंसी हो जाए तो ऐसा प्रावधान है कि वो सीधा इम्पेनल हॉस्पिटल में जा सकता है। इम्पेनल हॉस्पिटल में जाने के उपरांत भी उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे निजात पाने के लिए एक 24/7 पैन इंडिया, यानी पूरे देश भर में एक हेल्पलाइन जारी होनी चाहिए, जो कि ECHS लाभार्थियों को सपोर्ट करे ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड फैसिलिटेट शिफ्ट कोऑर्डिनेशन विथ इम्पेनल हॉस्पिटल। तो इस पे कोई बैठा हो और इमरजेंसी के दौरान ECHS लाभार्थी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, या फिर 24/7 पैन इंडिया हेल्पलाइन से कोई सपोर्ट की मांग करे, तो वहाँ पे बैठा हुआ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, जो हेल्प डेस्क का एग्जीक्यूटिव है, वो इम्पेनल हॉस्पिटल से भी बात कर सके और ECHS लाभार्थी से भी बात कर सके, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। अगला मुद्दा है वो है डिनाइल ऑफ ट्रीटमेंट एट ECHS पॉलीक्लिनिक ऑन लास्ट वर्किंग डे अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ मंथली स्टॉक टेकिंग। देखिए, नियम पहले था कि जब ASTB होती है या मंथली STB होती है, तो उस दिन ECHS लाभार्थियों को इलाज नहीं दिया जाएगा, और ASTB और MSTB महीने के लास्ट वर्किंग डे को होती। उसके बाद दोस्तों 18 नवंबर 2021 को एक पॉलिसी लेटर जारी हुआ, जिसमें कहा गया पॉलीक्लिनिक रिमेन फंक्शनल ऑन मंथली स्टॉक टेकिंग, which clearly directs that all ECHS polyclinics are to remain functional on the last working day of each month, operating with reduced staff during stock taking. These directives were further reinforced and explicitly clarified by the central organization ECHS letter dated 9 फरवरी 2024, which states, यानी 18 नवंबर 2021 को लेटर जारी होता है, जिसमें कहा जाता है कि जो ECHS पॉलीक्लिनिक है, महीने के लास्ट वर्किंग डे, जिस दिन मंथली स्टॉक टेकिंग बोर्ड होता है, उस दिन भी
जो ECHS की पॉलीक्लिनिक है वो खुली रहेगी और सर्विसेज चालू रहेगी, लेकिन स्टाफ कम हो सकता है। आधा स्टाफ है जो मेडिसिन्स की काउंटिंग में जा सकता है, बाकी स्टाफ है जो ECHS लाभार्थियों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और जो 9 फरवरी 2024 की पॉलिसी लेटर जारी हुआ उसमें लिखा है नेसेसरी गाइडलाइंस रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ ECHS polyclinics during monthly stock taking have been issued. Wide letter 18 November 2021. In case a polyclinic denies treatment on the last day under the pretext of monthly stock taking, it is kindly requested to apprise the concerned regional center for necessary assistance in accordance with existing policy provision. यानी ECHS पॉलीक्लिनिक महीने के लास्ट वर्किंग डे को जिस दिन MSTB होती है उस दिन इलाज देने से मना करता है, तो ECHS लाभार्थियों को चाहिए कि वो रीजनल सेंटर से बात करें और उनको बताएं कि मुझे इलाज नहीं दिया जा रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, यदि आप भी कभी महीने के लास्ट वर्किंग डे को ECHS पॉलीक्लिनिक में जाते हैं या आपको पता नहीं होता है, कोई इमरजेंसी हो गई है, कोई भी कारण हो सकता है, तो आपको ECHS पॉलीक्लिनिक इलाज देने से मना नहीं करेंगे। आप उन्हें कह सकते हैं कि ये पॉलिसी बदल चुकी है। पहले पॉलिसी ये थी कि MSTB के दौरान ECHS में हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलेगी, लेकिन अब पॉलिसी बदल चुकी है। MSTB के दौरान भी उस दिन भी आपको जो है इमरजेंसी सर्विसेज हो या मेडिसिन्स हो या फिर आपको OPD में दिखाना हो तो आपको डॉक्टर देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक डिस इम्पेनलमेंट ऑफ सक्र-वर्ड हॉस्पिटल बेंगलुरु, इसको लेकर भी एक मुद्दा चल रहा है। ये जो हॉस्पिटल है इसको डिस इम्पेनलमेंट कर दिया गया 6 मई 2025 को, और रीजनल सेंटर ने 22 मई 2025 को बताया कि ये हॉस्पिटल अब इम्पेनल नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों, किसी हॉस्पिटल को पैनल में लाना या डिस इम्पेनल करना, इसके लिए प्रॉपर नोटिस जारी किए जाने चाहिए ताकि जो ECHS के बेनिफिशरीज है उनको पता लग सके कि ये हॉस्पिटल अब हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो उस हॉस्पिटल में वो जाए ना। कभी इमरजेंसी हो जाए और उस हॉस्पिटल में चले जाए तो हॉस्पिटल तो एडमिट कर लेगा, उसके बाद इमरजेंसी जब ख़त्म हो जाती है तो वो ECHS लाभार्थी कहेगा मैं तो ECHS लाभार्थी हूँ, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये हॉस्पिटल है जो डिस इम्पेनलमेंट हो चुका है। उसके बाद वो हॉस्पिटल ECHS से जुड़ा ना होने की वजह से ECHS लाभार्थी से क्लेम करेगा, और ये क्लेम कोई 1-2 हज़ार का नहीं, लाखों रुपए का हो सकता है। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए प्रॉपर इम्पेनलमेंट और डिस इम्पेनलमेंट का नोटिस जारी होना चाहिए। ECHS लाभार्थियों को मैसेज भेजना चाहिए, ECHS की वेबसाइट पे अपडेट होना चाहिए और ये सबके नोटिस में लाया जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, एक और जो समस्या है वह है नॉन इम्पेनलमेंट ऑफ मणिपाल हॉस्पिटल बेंगलोर। देखिए दोस्तों, इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो मणिपाल हॉस्पिटल है, जितने भी हॉस्पिटल मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली में है वो सब ECHS के साथ में इम्पेनल है, जबकि बेंगलोर में एक भी हॉस्पिटल है जो ECHS के साथ में इम्पेनल नहीं है। तो यहाँ पे मांग की जा रही है कि जो बेंगलोर के मणिपाल हॉस्पिटल है उनको भी ECHS के साथ में पैनल में लाया जाए। नॉन फंक्शनल सेहत OPD प्लेटफॉर्म। देखिए, सेहत OPD प्लेटफॉर्म इज ए सीरियस लैप्स इन सर्विस डिलीवरी। जो सेहत OPD करके कोरोना काल के दौरान जारी हुई थी, ये सेहत OPD प्लेटफॉर्म अब काम नहीं कर रहा है। एक बार फिर मांग कही जा रही है कि टेली मेडिसिन लेने के लिए, कंसल्टेशन लेने के लिए सेहत OPD प्लेटफॉर्म को चलाया जाए, इसको कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि ये ऐसे लोगों को मदद कर सकता है जो बेड रिडन है, जो ECHS पॉलीक्लिनिक आ नहीं सकते, वो सेहत OPD के ज़रिए कंसल्टेशन करके अपनी मेडिसिन है वो ले सकते हैं। देखिए, और जो लास्ट समस्या और जो सुझाव है वो इस प्रकार है कि द अबव मेंशन कंसर्न हैव बीन ड्यूली एस्केलेटेड टू द कंपिटेंट अथॉरिटी awaiting for the just full resolution and remain cautiously hopeful that decisive and timely action will be taken to address these pressing issues and restore the integrity and effectiveness of the ECHS system. However, the grim
reality confronting the veteran community cannot be ignored। दोस्तों बड़ी अच्छी बात कही गई है। ये जो समस्या है पूरी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS को भी लिखी गई है और उम्मीद है कि इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन टुडे आर फोर्स्ड टू बैटल ऑन 4 क्रिटिकल फ्रंट्स, यानी जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं वो इस पोस्ट के जरिए कहा जा रहा है कि वो 4 ऐसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उनके ऊपर उनकी लड़ाई जारी है। सबसे पहला है कि ए ब्रोकन ECHS सिस्टम, यानी एक ECHS का ब्रोकन सिस्टम, अधूरा सिस्टम जैसे कह सकते हैं, जिसकी सर्विसेज और पॉलिसी बहुत अच्छी है लेकिन उनके अनुसार ये काम नहीं कर रहा है। द कन्वोल्यूटेड स्पर्स प्लेटफॉर्म, दूसरी जो पेंशन प्लेटफॉर्म है स्पर्स, वो भूतपूर्व सैनिकों के ऊपर थोपा गया, जिसकी समस्याएं 2017 से लेकर आज तक दूर नहीं हुई है। देखिए 2017 में बात की गई थी, उसके बाद धीरे धीरे काम शुरू हुआ और 2021 के अंदर इसको लागू किया गया। तब से लेकर अब तक हर बार कुछ न कुछ नई समस्या ECHS के सॉफ्टवेयर में आती है, तो इसको भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तीसरा है अनरेस्पॉन्सिव एंड इनएफिशिएंट रिकॉर्ड ऑफिसेस। रिकॉर्ड ऑफिस में किसी पूर्व सैनिक को बात करना हो तो उसको रात दिन एक करना पड़ जाता है, या तो फ़ोन लगेगा नहीं, लगेगा तो वहाँ से कोई वहाँ समस्या कंप्लेंट दर्ज नहीं की जाएगी, उल्टा सीधा जवाब दिया जाएगा और जो समस्या है भूतपूर्व सैनिकों की उसका समाधान नहीं निकलता है। तो रिकॉर्ड ऑफिसेस का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको भी मजबूत करने की आवश्यकता है। और जो चौथा मुद्दा है जिसके ऊपर भूतपूर्व सैनिकों को लड़ना पड़ रहा है वो है इंटरनल सेबोटेज फ्रॉम विद इन आवर ओन वेटरन कम्युनिटी, यानी जो हमारे वेटरन्स हैं उनके आपस में ही द्वेष, विवाद इस प्रकार के होते हैं। देखिए एक भूतपूर्व सैनिक को, जितने भी भूतपूर्व सैनिकों के ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भूतपूर्व सैनिक के जरिए ही सर्विसेज मिलती है, लेकिन एक भूतपूर्व सैनिक अपने ही भाई भूतपूर्व सैनिक के पास में जाता है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, हेल्प नेचर के अनुसार काम नहीं किया जाता है और उसको वहाँ से भगाने की ही हमेशा कोशिश रहती है। तो ये 4 जो समस्या है, देखिए हेल्थ सिस्टम, पेंशन सिस्टम और जो रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला ऑफिस है वो, और एक आपसी द्वेष भावना है, इन चारों से यदि भूतपूर्व सैनिकों ने निजात पा ली तो भूतपूर्व सैनिक को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ समस्याएं और मुद्दे हैं जिनसे निजात पाना भूतपूर्व सैनिकों के लिए ज़रूरी है और अब भूतपूर्व सैनिकों को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। इसमें कुछ एक पॉइंट है जैसे कि स्टे इन्फॉर्म्ड, नो योर राइट्स एंड ECHS पॉलिसीज़। देखिए ECHS पॉलीक्लिनिक में जाते हैं या इंपेरियल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे पॉलिसी अपडेट नहीं हो पाती और वही GCPT पॉलिसी से आपको ट्रीट किया जाता है। तो आपको हमेशा ECHS की पॉलिसीज़ के साथ में अपडेट रहने की आवश्यकता है और आप अपना राइट है वो बता सकते हैं। स्पीक अप, रिपोर्ट ग्रीवेंसेस वाया CPgrams, लोकल वेटरन्स बॉडीज़ एंड ऑफिशियल रिड्रेसल प्लेटफॉर्म्स। आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आप CPgram के ज़रिए, अपनी जो एक्स सर्विसमैन यूनियंस के ज़रिए और ऑफिशियल रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है अलग अलग ECHS के, स्पर्श के, उनके ज़रिए आपको शिकायत डालनी होगी। उसके बाद डिमांड रिफॉर्म, पुश फॉर स्ट्रीमलाइंड डिजिटल फर्स्ट ट्रांसपेरेंट सर्विसेज अलाइंड विथ मॉडर्न गवर्नेंस। देश तरक्की कर रहा है, देश डिजिटली मजबूत हो रहा है, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन के जो ECHS सॉफ्टवेयर और स्पर्श के सॉफ्टवेयर उस लेवल तक नहीं बने, फुल प्रूफ नहीं बने कि भूतपूर्व सैनिकों को समस्याएं ना आए। भूतपूर्व सैनिकों को अनावश्यक समस्याओं का सामना इन सॉफ्टवेयर के ज़रिए करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर है, जो सेवाएं हैं वो डिजिटली नहीं है, इसलिए गुड गवर्नेंस और मॉडर्न गवर्नेंस के तहत जितने भी भूतपूर्व सैनिकों के ऑर्गेनाइजेशन हैं
उनको अपने डेटा को ऑनलाइन करना चाहिए। डिजिटली भूतपूर्व सैनिकों को ट्रीट किया जाना चाहिए। तो फाइनली टुगेदर लेट अस रिमेन कमिटेड टू सेफगार्डिंग द डिग्निटी, वेलबींग एंड राइटफुल एंटाइटलमेंट्स ऑफ आवर एस्टीम्ड वेटरन कम्युनिटी। समझ गए होंगे आप कि एकजुट रहना है, स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है, और जो भी आपके एंटाइटलमेंट है, चाहे आपका 1 रुपया भी कहीं आपको कम मिला है, तो उसे लेने के लिए आप प्रयासरत रहें और अपनी जो एस्टीम्ड सम्मानित वेटरन कम्युनिटी है उससे जुड़े रहें। तो दोस्तों, ये थी कुछ ECHS की प्रमुख समस्याएं, और उन समस्याओं का क्या समाधान चाहिए वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब आपका काम बनता है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सारी जो समस्याएं हमारे बीच में से एक जागरूक वेटरन्स ने संकलित की है, इनको कंसोलिडेट किया है और सेना मुख्यालय तक उन्होंने पहुंचाई है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में जो दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही हमेशा अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी जानकारी आपके लिए इस चैनल के ज़रिए पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।